अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या भारत एडिशनल S-400 का ऑर्डर देने वाला है? क्या भारत की तरफ से एक और S-400 की बड़ी खरीद होने वाली है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की जिस प्रकार से अर्थी निकाली है और जिस प्रकार पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा आज उन्होंने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने निकाला है, वो दर्शन योग्य था। पाकिस्तान का DGISPR जो कि क्लाउन्स का एक ग्रुप है, जहां पर 3 क्लाउन्स आकर के दावा करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, सोर्स में ट्रस्ट मी ब्रो, उसके आगे कुछ नहीं। एक 10 रुपए की PPT बनाएंगे, उसमें दिखा देंगे कि ये देखो ये पॉइंट है जहां पर हमने भारत के एक्सपोनेंट को उड़ा दिया। लेकिन जब दुनिया सवाल करना शुरू करती है तो विक्टिम कार्ड प्ले करना एज यूजुअल जो पाकिस्तान करता है वही हमें देखने को मिला। और ऐसा ही हमें S-400 और आदमपुर एयरबेस के केस में देखने को मिला। S-400 और आदमपुर के केस में पाकिस्तान ने ये क्लेम किया दुनिया के सामने कि हमारे 3 जन तैयारा JF-17 ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, इन गधों ने कभी भी CM-400 की स्पीड तक नहीं चेक करी कि वो सबसोनिक है, सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है, लेकिन क्लेम कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल ने S-400 को मार गिराया। जबकि इनको ये तक नहीं पता कि वो मिसाइल हाइपरसोनिक है भी या नहीं, या इनके पूरी के पूरी एयरफोर्स के पास एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल है या नहीं। ये क्लेम तभी तक जिंदा था जब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको नंगा करने का प्लान नहीं बनाया। अच्छा, आप यहाँ पर भारत की रणनीति देखिए, भारत की प्लानिंग देखिए कि पहले इनको बोलने दिया। भारत एकदम शांत था। भारत ने प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया था कि हमारा S-400 डैमेज नहीं हुआ, न ही हमारे एयरबेस पे कोई अटैक हुआ। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पीक पर पहुंचा, उसको विध्वंस करने माननीय प्रधानमंत्री आज खुद आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम अपने वीर जवानों का दर्शन करने आए हैं। उन्होंने पहले तो वो एयर स्ट्रिप जिसको लेकर पाकिस्तान ने फेक सैटेलाइट इमेजरी जारी करके कहा था कि हमने इसको तबाह कर दिया, उस पर उन्होंने C-130 से लैंड किया और पहले वो रनवे पर चले। उसके बाद वहां पर वो अधिकारियों से मिले, फिर जवानों से मिले, जिसको लेकर पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने पूरा एयरबेस उड़ा दिया, कई जवान मारे गए। उन जवानों से वहां पर मुलाकात करी। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी फजीहत और पाकिस्तान की इज्जत का सबसे बड़ा जनाजा तब निकला जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टेज ऐसी जगह लगवाया जहां पर उनके बैकग्राउंड में पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्लियरली विजिबल था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का लॉन्चर क्लियरली वहां से नजर आ रहा था। और उसके बाद से दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एनालिस्ट ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेना शुरू किया। देखिए, पाकिस्तान को क्या लगता है कि जिस प्रकार उनकी मदरसा छाप जनता है, उनकी कोई भी बात मान लेती है, उतने ही पागल, उतने ही बेवकूफ दुनिया भर के लोग होंगे जो उनके इस प्रोपेगेंडा को खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये स्पीच हुई तो उसके बाद रशिया टुडे और जो फॉरेन मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर काउंटर क्वेश्चन डालना शुरू किया। और उसके बाद से पाकिस्तानी बॉट्स इस तरह सन्नाए हुए हैं जैसे बारिश के समय कोई कीड़ा अपने बिल में घुस जाता हो। पाकिस्तान ने जो फेक PPT सामने रखी थी, फेक लोकेशन दी थी, उसी लोकेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना ये साबित करता है कि ना तो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ हुआ, ना ही एयरबेस को कुछ हुआ, और ना ही वहां पर जवानों को कुछ हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए और सभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ऐसा अभेद्य कवच सामने रखा है जिससे चलते हमारे जो एसेट्स हैं उन पर आंच तक नहीं आई, और इसमें हमारे जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने भी अपनी भूमिका उतनी ही ज्यादा सुनिश्चित करी। और इस समय अगर हम इंटरनेट मीडिया की बात माने तो भारत की तरफ से एक बार फिर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो एडिशनल बैटरीज हैं इनको खरीदने का मन बनाया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन कई सोर्सेज की तरफ से ये चीज बताई गई है कि भारत को S-500 और S-400 का ऑफर फिर से किया गया है, जिसको भारत कंसीडर कर रहा है। अब भारत S-500 की तरफ जाएगा या S-400 की तरफ जाएगा, ये हमें आने वाले निकट भविष्य में पता चलेगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारत के एक मिनी बॉम्बर के बारे में। देखिए, सुखोई 30 MKI को लेकर हम लोग शुरुआत से ही कहते आए हैं कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी करने की इसकी कैपेबिलिटी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और शांति काल में हमने देखा कि सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी निसंदेह भारत के लिए काफी उपयोगी थी। लेकिन एक डिबेट इंडिया में जो हमेशा शुरू थी, लेकिन अब ये अपने आयाम तक या अपने परिणाम तक पहुंचने वाली है, वो ये है कि क्या भारत को बॉम्बर एक्वायर करने चाहिए, बॉम्बर की उपयोगिता क्या है, कैसे बॉम्बर का भारत यूज कर सकता है। ये चीजें अब सीरियसली कंसीडर की जा रही हैं।
भारत के वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने और एनालिस्टों ने अपना एक जो मत है वो सामने रखा है, जहां पर उन्होंने कहा कि 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने जिस प्रकार सुखोई 30 MKI से लॉन्च होकर पीओके और इसके अलावा पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसेस में तबाही मचाई, पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया जो सालों साल तक पाकिस्तान भर नहीं पाएगा। अब जरूरत है भारत को एक ऐसे बॉम्बर की जो बड़ी संख्या में इन मिसाइल्स को कैरी कर सके और एक ही बार में एनिमी रेडार से बचता हुआ दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सके। लेकिन यहाँ पर किसी पुराने जनरेशन के 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन बॉम्बर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है घातक की। दरअसल यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट भारत के ये मानते हैं कि घातक यूकैप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल विकसित करने वाले हैं, उसका ही एक स्केल अप वेरिएंट हमें तैयार करना चाहिए, जहां पर एमका की टेक्नोलॉजी का अगर हम वहां पर यूज़ करेंगे और घातक की स्टेल्थ प्रोफाइल का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि एनिमी रेडार्स को इवेड भी कर पाएगा और उसकी सहायता से हम स्ट्राइक मिशंस को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। एनालिस्ट मानते हैं कि 50 टन वजनी एक बॉम्बर कई जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं इनको कैरी कर पाएगा। अब क्योंकि भारत 2026 में ब्रह्मोस एनजी को भी प्राप्त करने वाला है, तो हमारे पास वेपन्स के ऑप्शन काफ़ी सारे होंगे और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें भी एक मिनी B2 जैसा जो बॉम्बर है वो विकसित करना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने स्विफ्ट की टेस्टिंग पूरी कर ली है और घातक यूकैप बहुत जल्दी कवर को ब्रेक करने वाला है, तो ऐसे में इसका जो स्केल अप वेरिएंट है हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एनिमी पर हमने ये जो अटैक किया है, अगली बार जब ये ऐसी स्थिति बनेगी तो एनिमी अपने हिसाब से खुद को तैयार भी करके आएगा, तो हमारे लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। तो ऐसे में भारत को अब खुद को तैयार कर लेना चाहिए फ्यूचर की कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और अब ज़रूरत है कि भारत हर फ्रंट पे खुद को तैयार रखे, अगर कोई भी हमारी कमियां हैं तो उनको दूर किया जा सके। यही नहीं, ब्रह्मोस की सफलता के बाद एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एक कह सकते हैं क्रांति आने वाली है, और वो क्रांति है ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट को भारतीय वायुसेना के हर फ्रंट लाइन फाइटर में इंटीग्रेट करना। और इस पर बात करते हुए HAL के अधिकारियों ने खुद ये कह दिया है कि तेजस का जो मार्क 1A होगा ये 2 ब्रह्मोस मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस NG की बात यहाँ पर हो रही है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास एक रोबस्ट और एक एडवांस स्ट्राइक पैकेज होगा जिसको काउंटर कर पाना पूरी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, इस युद्ध के पहले जब सब कुछ हालात सामान्य थे तो हमने एक वीडियो में कहा भी था कि जिस प्रकार रशिया यूक्रेन युद्ध में P-800 ऑनिक्स ने परफॉर्म किया है, जिसको कह सकते हैं इंटरसेप्ट कर पाना यूक्रेन के लिए काफ़ी मुश्किल था, और ये बात खुद यूक्रेन के कमांडर ने भी मानी थी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहाँ पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि रशियन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना यूक्रेन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इवन अमेरिकी जो पैट्रियट सिस्टम है वो भी इनको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसी समय ये अनुमान लगाया गया था कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई विषम परिस्थिति आती है तो पाकिस्तान के लिए भी ये इंटरसेप्शन इतना आसान नहीं होगा, और ये चीज़ें होती दिखाई भी पड़ गई, क्योंकि जब हालात एकदम चरम पर थे तो भारत ने इन मिसाइल्स का यूज़ किया और भारत ने न सिर्फ पहले आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तानी एयर बेसिस को भी यहाँ पर तबाह किया, और इसमें चाइना का जो एंटी स्टेल्थ रडार जो उसने पाकिस्तान को दान किया था उसको इन्हें मिसाइल्स की भनक तक नहीं लगी। तो यहाँ से इनकी उपयोगिता साबित होती है। आपको क्या लगता है, भारत को मिनी बॉम्बर बनाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।